ओके। हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आई थिंक मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो रही होगी, बट क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह उठा एंड उठने के बाद थोड़ी स्टडी करने के जो फ्लो को लाने के लिए थोड़ी सी मैं पहले आज थोड़ा रीडिंग करते हैं, उसके बाद हमारी जो मेन टॉपिक जो मेरी रीडिंग है उसके ऊपर मैं जाऊँगा। बट पहले मैं इस चीज़ को रीडिंग करूँगा जो मैं रीडिंग करते आया हूँ, उसके बाद जो मेरी जो पढ़ाई है उसके ऊपर मैं जाऊँगा, क्योंकि इस रीडिंग करने के बाद मुझे एक फ्लो मिल जाएगी। उसी फ्लो से मैं उसे रीडिंग करूँगा। ओके। तो पहली बात है, यस्टरडे के बारे में थोड़ी बात करते हैं। यस्टरडे हम रीडिंग किए थे अबाउट स्ट्रेन एंड द एफर्ट के बारे में। तो स्ट्रेन एफर्ट क्या है एंड आप इसमें क्या है, इस टॉपिक पूरे टॉपिक में इसमें ये बात किया गया है कि अबाउट द सिस्टम टू के बारे में। सिस्टम टू क्या है एंड मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा फिर से कि सिस्टम टू क्या है। सिस्टम टू एक ऐसी एक मेमोरी के एक पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, जिस काम पे आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा एंड थोड़ी सी अपने आप से थोड़ी सी लेकिन सुनो, सिस्टम टू में थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा एंड लेकिन अगर तुम एफर्ट नहीं दोगे तो वो लेजी होगा, क्योंकि वो लेजी लेजी मतलब उसे काम इतना करना नहीं पड़े, काम करने को मन नहीं होता सिस्टम वन को, सॉरी सिस्टम टू को। तो बात यहीं पे आती है कि सिस्टम टू को करने के लिए तो एफर्ट देना पड़ेगा और अपनी जो ऑपरेशन है उसके लिए। एंड अगर अगर तुम्हारे जो कॉग्निटिव कंस्ट्रेन है तो तुम एफर्टफुल ऑपरेशन ऑफ सिस्टम टू में आप एंगेज हो सकते हो। जैसे कि ओके, ये एक ही मेन चीज़ है इसमें, वन इस एक ही चीज़ के ऊपर बात किया गया है पूरी टॉपिक में। वो ये है कि अगर तुम्हारी कॉग्निटिव स्ट्रेन है एंड अगर कॉग्निटिव स्ट्रेन है तो आप जो एफर्टफुल तरीके से जो काम कर रहे हो उस काम को सिस्टम टू के द्वारा तुम एंगेज कर सकते हो। ओके, इसके ऊपर। एंड इसमें और दो एग्जांपल्स भी दिए हैं। आई मैं सजेस्ट करूंगा कि उस समय जो मेरी वीडियो है उस समय आप देखो पीछे जाके। एंड ओके, एंड आपके लिए मैं एक बड़ा स्टेप लेना चाहूँगा, क्योंकि देखो जब मैं रीडिंग करता हूँ बुक को ऐसे आपके सामने ही रीडिंग करता हूँ एंड उसके उसके बाद उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो मैं लग आई थिंक कि आप सभी लोग ना इससे सुन के बोर हो रहे हो, तो मुझे कुछ अलग करना है। कुछ अलग करना है तो कुछ तो डिफरेंट लाना होगा मेरे इस स्टडी मेथड में हो गया या कुछ और में। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट से कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, कैसे इसे एक इफ़ेक्टफुल। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि बुक समरीज डालते हैं, बुक की जो सारी चीज़ें, लेकिन मैं उनसे मैं कुछ डिफरेंट करने को चाहता हूँ। तो अगर मैं कुछ डिफरेंट ना करूँगा तो ये मेरी जो वीडियोस है आप देखोगे नहीं, तो मुझे कुछ अलग करना है। ओके, उससे पहले आज की जो शुरुआत करेंगे और इस सेम चीज़ से ही। तो फिर से आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में। तो बहुत बैड एक्सपीरियंस था, बात नहीं करेंगे, लेकिन इतनी खराब चीज़ें तो उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आता हूँ आज की हमारी टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है द प्लेजर ऑफ कॉग्निटिव ईज। जो कॉग्निटिव ईज की जो प्लेजर है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। एक पेज है, एक पेज और दूसरी पेज की ऑलमोस्ट 90% होगी। ओके, तो पहली आते हैं थोड़ी सी ओके, मेरे पास मार्कर भी रेडी हो चुका है, हाइलाइटर। एंड स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, पहले आता है the article titled "Mind at is puts a smile on face" describes an experiment in which participants were briefly shown pictures of objects. Some of these pictures were made easier to recognize by showing the outline of the object before the complete image was shown. So briefly, that the uh, the contour were never noticed. Emotional reactions were measured by recording
and electrical impulses and from facial muscles and registering changes of expressions that are too slight and too brief and to be detectable by observers. Unexpected people showed a faint smile and the relaxed brows when the picture were easier to see. It appears to a feature of System 1 that cognitive is associated with good feelings. ओके, देखो इसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया गया है पहली पैराग्राफ में। एंड पहली पैराग्राफ में क्या कहते हैं ऑथर? ऑथर ये कहते हैं, एक आर्टिकल है, द माइंड एट इज पुट्स ए स्माइल ऑन द फेस। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को एक पिक्चर्स दिखाया जाता है ऑब्जेक्ट्स की। सम दिस पिक्चर्स मेड इजियर टू रिकॉग्नाइज, एंड कुछ पिक्चर्स बहुत इजी टू रिकॉग्नाइज करने को इजी होते हैं एंड कुछ कॉम्प्लेक्स वाले पिक्चर्स। नेक्स्ट आता है आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर कंप्लीट इमेज वाज शोन। एंड पहले पूरी कंप्लीट तुम्हारी जो पिक्चर की जो कंप्लीट माइंड में पिक्चर छपने से पहले उनकी जो पूरी आउटलाइन आप उसके दिमाग में आती है, पूरी आउटलाइन। ओके, देन सो द कंटूर्स वर नेवर नोटिस। इमोशनल रिएक्शंस वेर मेजर्ड बाय रिकॉर्डिंग। जो इमोशनल उसके जो पिक्चर्स दिखाने के बाद जो उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी जो इमोशनल रिएक्शंस है उन्हें एक रिकॉर्डिंग किया गया बाय उनकी जो मसल्स क्या चेंजेस है। एंड इसमें एक चीज़ नोटिस किया गया है कि जब एक इजी पिक्चर्स जो इजी समझने में इजी हो उस टाइप के पिक्चर्स अगर किसी को पार्टिसिपेंट को दिखाया गया तो उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस की जो आईब्रोस है थोड़ी सी स्माइल कर लेते हैं, रिलैक्स ब्रोस एंड आप आईब्रोस रिलैक्स रहते हैं। एंड ओके, एंड ये एक दिखाता है कि जो सिस्टम 1 कॉग्निटिव ईज होता है वो एसोसिएट विथ गुड थिंग्स। ये दिखाता है कि जो गुड सिस्टम 1 जो एसोसिएट होता है वो गुड कॉग्निटिव ईज के साथ, गुड थिंग्स के साथ। ओके, नेक्स्ट आता है आज एक्सपेक्टेड इजीली प्रोनाउंस्ड वर्ड्स इवोक ए फेवरेबल एटीट्यूड। Companies with pronounceable names do better than other for the first week after the stock is issued, though the effect disappears over time. Stocks with pronounceable trading symbols like KAR, car, Lunmo outperform those with tongue-twisting tickers like PXG, RDO, and they appear retain a small advantage over some time. A study conducted in Switzerland found that investors believe that stocks with fluent names like ME, Swiss Fast, and Comet will earn higher returns than those who clunky levels like Barrett, Epsom. Okay, इस पूरी पैराग्राफ से जो मैं रीडिंग किया, इस पूरी पैराग्राफ से आपको क्या आपने क्या नोटिस किया इसमें से? आप इसमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा जाता है। एंड इसमें एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट यह है कि जब जो चीज़ें इजीली प्रोनाउंस होते हैं एंड उस कंपनीज की जो रिटर्न है स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा लोग उसे खरीदते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था लाइक एक्स कार, KAR कार, एंड लुनमो, ये इजी टू प्रोनाउंस एंड इजी टू रीड, इनकी तो हाई हो गई। और बात की बात है कि जब इनकी ओवर द टाइम इनकी लो हो जाती है, बट जब वो पहली देखते हैं तो हाई रेट परसेंटेज हो कि लोग उसी चीज़ को उसे ही खरीदेंगे। एंड सेम चीज़ एक एक्सपेरिमेंट किया गया स्विट्जरलैंड में क्या हुआ कि ऐसे ही इन्वेस्टर्स बिलीव करते हैं कि जो स्टॉक्स बहुत फ्लुएंट होते हैं, फ्लुएंट एंड इजी टू प्रोनाउंस,
बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। जैसे कि हो गया एमी, स्विस फास्ट, कॉमेट गिव द हायर रिटर्न्स than like labels, गिवेरिट, Epsom, इतनी हार्ड टू प्रोनाउंस एंड इतने हार्ड हार्ड क्या वो क्या कहते हैं कंपनीज की नेम्स, वो उनसे कम रिटर्न्स देते हैं जो कि फ्लुएंट से। ओके, इसमें कि आप इसमें से आप क्या पता चल रहा है, लोग उसी चीज को देखना चाहते हैं जो चीज बहुत इजी एंड सिंपल रहेगा, एंड वो वही चीज वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो मुझे थोड़ी सी एक आइडिया आ गया मेरे लिए भी, कंटेंट के लिए, सॉरी, मेरे इस वीडियो के लिए, कि इजी टू हियर, नो एफर्ट। ओके, इसके बारे पर मैं थोड़ी सी काम करना चाहूँगा। नेक्स्ट है, as we saw in figure 5, repetition induces cognitive ease and a comforting feeling of familiarity. The famed psychologist Robert Jajunk dedicated much of his career to the study of the link between the repetition of an arbitrary stimulus and the mild affection that people eventually have for it. Jajan called it the mere exposure effect. A demonstration conducted in the student newspaper in the University of Michigan State University is one of my favorite experiment. For a period of some weeks, an ad-like box appeared on the front page of the paper, which contained one of the following Turkish sounding, like uh, Kadirga, Sarikik, uh, Bivanjini, Nansoma, इक्तिताफ, ये सारे जो मैं रीडिंग किया, ये सारे तुर्किश वर्ड्स हैं। द फ्रीक्वेंसी विथ which the words were repeated varied. One of the words was shown only once. The others appeared on 2, 5, 10 or 25 separate occasions. The words that were presented most often in one of the university papers were least frequently in the other. No explanation was offered, and readers' queries were unanswered by the statement that the purchaser of the display wished for anonymity. ओके, इसे थोड़ी समझने में बहुत समझने की बात है इसमें, कि we see the picture number 5. पिक्चर नंबर 5 मतलब जो पहली वाला, जिसमें हम द कॉजेस एंड द कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात किए थे, जो पिक्चर थी, जिसमें इसमें रिपीटेड, नो रिपीटेड एंड वो फीलिंग्स, द मूड स्विंग, सारे बात किया गया है उसमें। तो उसमें उस चीज़ को कहते हैं रिपीटेशन इंड्यूसेस कॉग्निटिव ईज। जो रिपीटेशन करते हैं वो इंड्यूस करता है, एंड comforting the feeling of familiarity. फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी जो कॉग्निटिव ईज है वो पहले आता है। ओके, एंड द फेम्ड साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जाजंक dedicated much his career to study link between repetition of an by arbitrary stimulus and the mild affection. एंड जो साइकोलॉजिस्ट जो रॉबर्ट जाजंक थे, वो अपनी अपनी जो कैरियर वो एक स्टडी करने में बिता देते हैं ऑन द आर्बिट्रेरी स्टिमुलस एंड मिल्ड अफेक्शन के बारे में। एंड इसमें क्या जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एंड वो कहते हैं कि मेरी एक फेवरेट एक्सपेरिमेंट है। इन कहाँ पर किया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन एंड द मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। For the period some weeks, like a box appeared in the front page of पेपर की जो फ्रंट पेज पे बॉक्सेस कुछ बॉक्स टाइप के आते थे, एंड
विच कंटेन वो जिसके अंदर बहुत सारे तुर्किश के वर्ड्स रखा जाता था, थोड़ी सी तुर्किश की साउंडिंग करते सेम वर्डिंग। फ्रीक्वेंसी इनकी जो वर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है which were repeated varied or one of the words was shown only the other appeared of 2 5 or 10 25 separate occasions। मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को यूज उस बॉक्स के अंदर रखा जाता है, जो पेपर रखा गया था पहली पास्ट पेज की उस बॉक्स के अंदर। ओके, एंड वो कहते हैं कि नो explanation was offered and the reader's queries were answered by the statement the purchaser of the display wished for anonymity। जो इस आर्टिकल को, ये जिस पेपर को, न्यूज पेपर को या आर्टिकल को, मैगजीन को ये खरीदने हमें अनोनिमिटी दिखाता है। मतलब इस चीज़ को थोड़ी सी हम गौर से देखने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा देख कर आपको काल में इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। अनोनिमिटी मतलब, अनोनिमिटी का मतलब होता है कि उन्हें कोई फर्क, मतलब उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते। आई थिंक उन्हें ध्यान ही नहीं देते। अनोनिमिटी मतलब मेरे ख्याल से अनोनिमिटी हो सकता है। मैं भी गलत भी हो सकता हूँ, ओके, लेकिन पूरी भी गलत मैं भी नहीं हो सकता हूँ। तो इसके ऊपर पूरी से मैं कल बात करूंगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तरफ। When the mysterious series of hours ended, the investigators sent questionnaires to the university communities, asking for the impressions of whether each of words meaning means something good or something bad. The results were spectacular. The words that were presented more frequently were uh, were rated much more favorably, read favorably than the words that had been shown only once or twice. And the finding has been confirmed in many experiments using Chinese ideographs, faces, and random shaped polygons. ओके, ओके, अबे पूरी मुझे समझ में आ गई पूरी चीज़ ये है कि जो वो मैगजीन था, जो आर्टिकल था, उसके मैगजीन की जो पहली पेज में एक वार था, बॉक्स था। उस बॉक्स कंटेन करता था कुछ तुर्किश वार्स को। एंड तुर्किश वार्स को कभी कभी सेम, कभी एक हफ्ते में 7 दिन होते, 7 दिन के 7 दिन कभी सेम चीज़ें 4 5 बार सेम ही वर्ड्स को यूज करा जाता था। या एंड कभी कभी तो इतने डिफरेंट वर्ड्स उस बॉक्स के अंदर कंटेन करते थे, उन देखना और समझना भी बहुत अलग हो जाता था। एंड इसमें जो इसकी जो इस एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स इन एक सर्वे किया। एंड इसमें से पता चला है कि एक इम्प्रेशन बैड और गुड, तो फ्रीक्वेंटली जो जो फ्रीक्वेंटली वेयर रेटेड मोर फेवरेबली द वर्ड्स सीन ओनली वंस। ओके, जो लोग फेवरेबली किया मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मतलब इतनी कम उनके ऊपर वो ध्यान जाता है कि मोर फेवरेबली ऑन द, जो वर्ड्स एक बार या 2 बार सीन हुआ है इन ब्लैक बॉक्स के अंदर, उनके ऊपर ज़्यादा फेवरेबल जाता है। ओके, एंड इसी तरह से हम चाइनीज़ आइडियोग्राफी को भी यूज़ किया एंड रैंडमली शेप्ड पॉलीगॉन्स को भी उस मैगजीन के अंदर। ये भी एक सेम एक्सपेरिमेंट है। चाइनीज़ आइडियोग्राफी को उस बॉक्स के अंदर होता है, या पॉलीगॉन्स या भी डिफरेंट टाइप शेप्स वो बॉक्स कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट आता है द मेयर एक्सपोजर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ फेमिलियरिटी। एक्सपोजर इफेक्ट क्या है? ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस और ऑफ फेमिलियरिटी को डिफेंड भी नहीं करता। इनफैक्ट द इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्शियसनेस एट ऑल। इट अकर्स even when the repeated words or the pictures are shown so quickly that the observers never become aware of having seen them. The other still end of liking the words of pictures that were presented more frequently. And as should be clear by now, System 1 can respond to the impressions of the events of which System 2 is unaware. Indeed, the mere exposure effect is actually stronger for the stimuli that individual never consciously sees. Okay,
इसमें जो पूरी आपको चीज़ बताना चाहूँगा मेयर एक्सपोज़र के बारे में। मेयर एक्सपोज़र इसके हिसाब से जो सिस्टम 1 क्या करती है, जो चीज़ हम बार-बार हम करते हैं वो सिस्टम 1 उसे पता है, सिस्टम 1 ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन ऑटोमेटिक करता है जो अगर जो चीज़ बार-बार होती है तो सिस्टम 2 भी उस चीज़ उसको कुछ चेंजेस भी करता है, कुछ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है उसमें एंड कुछ पता उसे जब ओके डायरेक्टली बता देता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को करते हैं, बार-बार करते हैं, तो हमें उसी चीज़ के ऊपर थोड़ी-सी नॉलेज हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ करने से गलत हो जाता है, कुछ ये चीज़ होता है ऐसा। तो ये भी सेम चीज़ है, अगर हमारे सिस्टम 2 को पता है, देन द सिस्टम 1 रियली कुछ भी इतना उसे एक्सप्रेशन करता मतलब वो एक्ट नहीं करता। जब नई चीज़ें आता है तो उसे एक्ट बहुत करते हैं। जैसे कि मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले देख लो, जब भी मैं बुक शॉप जाता हूँ, बुक शॉप पे उसमें क्या होता है कि जब भी बुक्स देखता हूँ ना मुझे बुक्स में बहुत लगाव है, तो जब भी बुक स्टोर जाता हूँ कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, कुछ ना कुछ बुक तो लेके आता हूँ मैं। तो जब भी मैंने नई चीज़ देखता हूँ तो मुझे बहुत सारा अट्रैक्ट करते हैं, कुछ यूनिक सा, ओके? ऐसे ही ये मेरे इफ़ेक्ट काम करती है। एनएस आते हैं जाजोंक। जाजोंक आर्ग्यूड जाजोंक कौन है? एक साइकोलॉजिस्ट थे, ओके? जाजोंक एक साइकोलॉजिस्ट हैं and the effect of repetition on linking the profoundly uh, important biological fact and that it extends to all animals to survive in a frequently dangerous world or organism and should react consciously to a novel stimulus with withdrawal and fear. Survival prospects of are poor for an animal that is not suspicious of novelty. However, it is also adaptive for the initial cushion to fade if the stimulus is actually safe. The mere exposure effect occurs. Jajang claimed that because the repeated exposure of stimulus is followed by nothing bad, such as a stimulus will eventually become a safety signal and safety is good. Obviously, this argument is not restricted to humans. To make that point, one of the Jajang's associates exposed two sets of fertile chicken eggs at two different tones. After they hatched, the chicks consistently emitted fewer distress calls when exposed to the tone they had heard while inhabiting the cell. भाई साहब, ओके, जाजंक जो कि द स्टडी कर रहे थे, ओके, जाजंक वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया है स्टडी करते हैं करा है अबाउट ऑन द रिपीटेशन ऑन लिंकिंग प्रोफाउंडली इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, अफेक्ट क्या है जब आप किसी चीज़ को बायोलॉजिकली कुछ फैक्ट है एंड अगर उसे चेंज भी कर सकते हो तुम, अरे अगर किसी चीज़ को तुम रिपीटेडली कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा दैन द बायोलॉजिकल फैक्ट, ओके? एंड आल्सो ये हमारे ह्यूमंस में ही नहीं, ये आल्सो इन द एनिमल्स में भी ये होता है एंड इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं लेकिन ज़्यादा इसमें नहीं है। एंड एक्सपेरिमेंट एक आप चीज़ को बता देता हूँ, एक चिकन एग है एंड जिनकी जो वेट है वो डिफरेंट है, जो वो उनके बारे में डिफरेंट सुना है कि हाँ मेरी ये एक चिकन की एग है थोड़ी सी कम है वेट एंड दूसरी थे, देन वो दे फीवर डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस हुए, ओके? एंड इसके बारे में मैं थोड़ी सी काल बात करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट आते हैं जाजंग अफोर्ड एन एलोक्वेंट समरी ऑफ हिज प्रोग्राम। जाजंग अफोर्ड कुछ एक प्रोग्राम लिखा है समरी के शेप से
वो क्या है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म इन द रिलेशंस टू इमीडिएट animate or inanimate environment. They allow the organism to distinguish objects and habitats that are safe from those that are not, and they are the most primitive basis of social attachment. Therefore, they form the basis for the social organization and cohesion, the basic sources of psychological and social stability. The link between positive emotion and cognitive is in System 1 has a long evolutionary history. ओके, इनकी जो स्टडी थे उसमें से ये पता चला कि हमारे जो रिपीटेड एक्सपोजर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इट्स रिलेशंस इमीडिएट एनिमिनेट और इन एनिमिनेट एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है, एंड दे अलाउ ऑर्गेनिज्म टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एंड हैबिटेट्स, एंड वो अलाउ करते हैं कि ऑर्गेनिज्म टू डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एंड हैबिटेट्स के थ्रू by the shape from the those are not, and they are the most primitive basis of social attachment. बहुत सारे एक most primitive basis होते हैं एक social attachment के, therefore they form a basis for social organization and cohesion, the basic source of psychological and social stability. Okay, ये सारे बेसिक सोर्सेस हैं जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी के लिए। ओके, ये था आज के लिए स्टडी, एंड आपके आप नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो मैंने आज छोड़ा है। ओके, एंड ये था आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे माता जी, मेरे पिताजी सभी को, एंड थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड इतना ही। एंड और ब्यूटीफुल आज के दिन बहुत अच्छा दिन देने के लिए थैंक यू कृष्णा जी स्पेशली, एंड इतना ब्यूटीफुली दिन, एंड थैंक यू। एंड कल से तो बहुत बेहतरीन दिन दिया है, एंड जो भी चीज़ें दिया है मेरे लाइफ में उसके लिए भी थैंक यू। एंड जो भी मेरे लाइफ में आने वाले हैं, जो भी मेरे लाइफ से चले गए हैं कुछ, और मेरे लाइफ में जो भी हैं कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे लाइफ के लिए, लाइफ में, तो उन सभी को मेरा थैंक यू फिर से, एंड आल्सो यू गाइस। एंड इतना ही कहता हूँ, एंड keep growing, keep smiling, and be curious, always ready to be adopt new things. Okay, ready रहो हर वक्त। ओके, इतना ही, कीप स्माइलिंग, बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ और नई टॉपिक के साथ। ओके।